का सुहाग क्या रिया, अपनी बहन का घर बर्बाद कर पा। आनंद रंजन अर्बन बैंक में क्लर्क थे। उनकी आमदनी ठीक ठाक ही थी। घर में सुगद्यज पत्नी के अलावा दो बेटियां और एक बेटा, बस इतना सा ही परिवार था। आनंद रंजन का गांव में अम्मा बाबूजी बद्दे भाई के साथ रहते थे, इसलिए उनकी तरफ की जिम्मेदारियों से आनंद मुक्त थे। हाँ, पर गांव में हर महीने पैसे जरूर भेज दिया करते थे। वैसे तो आनंद रंजन का किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं था। सबके साथ उनका मृदु स्वभाव उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाए रखता था। चाहे बैंक का काम हो या सामाजिक काम, सब में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे वे। साथ ही साथ अपने परिवार को आनंद रंजन पूरा समय भी देते थे। जहां हमारे देश में एक लड्डिचके को ही वंश चलाने के लिए जरूरी माना जाता है और लड्डाकियों के बजाय लोग लड्डस्कों को वरीयता देते हैं, वहीं आनंद की दोनों बेटियां, बड्डी बेटी निहारिका और छोटी बेटी रिया, उनकी आंखों का तारा थी। बड्डी बेटी सीधी सादी और छोटी बेटी रिया थोड़ी चंचल थी। आनंद रंजन बेटे और बेटियों दोनों को समान रूप से ही प्यार करते थे, और यही वजह है कि जब बड्डी बेटी को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ जाने की बात आई, तो आनंद रंजन सहर्ष ही बेटी को लखनऊ भेजने के लिए मान गए थे और लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए खुद वे अपनी बेटी निहारिका के साथ कई बार लखनऊ आए गए। निहारिका को लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया था और उसके रहने का इंतजाम भी आनंद रंजन ने एक पेइंग गेस्ट के तौर पर करा दिया था। एक छोटे से कस्बे से आई निहारिका एक बड़े शहर में आकर पढ़ाई कर रही थी। एक नए माहौल, एक नए शहर ने उसकी आंखों में और भी उत्साह भर दिया था। यूनिवर्सिटी में ऑटो रिक्शा लेकर पढ़ने जाना और वहां से आकर रूममेट्स के साथ में मिलना जुलना निहारिका के मन में एक नया आत्मविश्वास जगा रहा था। वैसे तो यूनिवर्सिटी में रैगिंग पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ था, पर फिर भी सीनियर छात्र नए छात्र छात्राओं से चुहलबाजी करने से बाज नहीं आते थे। हाँ, तुम इधर आओ। अपनी क्लास के बाहर निकलकर जाते हुए निहारिका के कानों में एक भारी आवाज पड़ी। एक बार तो निहारिका ने कुछ ध्यान नहीं दिया, पर दोबारा वही आवाज उसे ही टारगेट करके आई, तो निहारिका पलटी। उसने देखा कि क्लास के बाहर बरामदे में 5 से 6 लड़कों का एक ग्रुप खड्डा हुआ था। उसमें खड्डा, एक दाढ़ी वाला लड़का उंगली से निहारिका को पास आने का इशारा कर रहा था। यह देख निहारिका ऊपर से नीचे तक कांप उठी थी। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले विद्यार्थियों की रैगिंग के बारे में खूब सुन रखा था। तो क्या ये लोग मेरी रैगिंग लेंगे? क्या कहेंगे मुझसे? ये मैं क्या कह पाऊंगी इनसे? मन में इसी तरह की बातें सोचते हुए निहारिका उन लाडिचकों के पास जा पहुंची। क्या नाम है तुम्हारा? जय जी। निहारिका। हाँ, तो इधर निहारो ना, इधर उधर कहां ताक रही है? जरा हम भी तो जाने कि इस बार कैसे कैसे चेहरे आए हैं। बीए प्रथम वर्ष में दाढ़ी वाला लड्डाचका बोला। हलक तक सूख गया था। निहारिका का उन लड्डाकों की चुभती नजरें निहारिका के पूरे बदन पर घूम रही थी। अपनी किताबों को अपने सीने से और कसकर चिपटा लिया था। निहारिका ने, अरे तनिक ऊपर भी देखो ना, नीचे नीचे ही नजरें गड्ढाए रहोगे तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। उस ग्रुप में से दूसरा लड्डाचका बोला। निहारिका पत्थर हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लड्डी डेडेचकों को क्या जवाब दे। निश्चित रूप से इन लड्डेकों को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। ये तो शोहदे थे जो नई लड़कियों को छेदाने का काम करते थे। अरे क्या बात है, क्यों छेद रहे हो इस अकेली लड़की को भैया? एक आवाज ने उन लड़कों को डिस्टर्ब किया, और वे सारे लड़के वास्तव में डिस्टर्ब तो हो ही गए थे, क्योंकि राजवीर सिंह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था और उस अकेली लड़की की रैगिंग होता देख उसे बचाने की नीयत से वहां आया था। और तुम जा सकती हो, यहां से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। राजवीर की कड़ीडाज का आवाज निहारिका के कानों से टकराई थी। निहारिका ने सिर घुमाकर देखा तो एक लड्डाका, जिसकी आंखें इस समय उन लड्डकों को घूर रही थीं। निहारिका तुरंत ही वहां से लंबे कदमों से चल दी थी। जाते जाते उसके कान में उस लड्डचके की आवाज पड़ रही थी, जो उन शोहदों से कह रहा था, खबरदार, किसी फ्रेशर को छेदना तो ठीक नहीं होगा,
ये कल्चर हमारे लिए सही नहीं है निहारिका। मन ही मन उस अचानक से मदद के लिए आए लडेडेचके का धन्यवाद कर रही थी और यह भी सोच रही थी कि कितनी मूर्ख है वह, जो उस लडेडेके को थैंक्स भी नहीं कह पाई। चलो, कोई बात नहीं, दोबारा मिलने पर जरूर कह देगी। उसको थैंक्स कहने का मौका अगले ही दिन मिल गया। जब निहारिका क्लास खत्म करके निकल रही थी, तब वही आवाज उसके कानों से टकराई। अरे मैडम, आज किसी ने आपको छेड्ढा तो नहीं ना देखा? तो कल मदद करने वाला लड्डाच का ही अपने दोनों हाथों को नमस्ते की शक्ल में जोड़दाच कर खद्दा हुआ था और निहारिका की आंखों में देखकर मुस्कुराए जा रहा था। जी नहीं, पर कल जो आपने मेरी मदद की उसका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। आगे से अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो आप मुझे तुरंत ही याद कर सकती हैं। ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा फोन नंबर भी है। एक सुनहरा कार्ड आगे बढ़ाते हुए उस लडडीडीएचके ने कहा। कार्ड पर नजर डालते हुए निहारिका ने देखा, राजवीर सिंह बीए तृतीय वर्ष। राजवीर एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता था और उसने एडमिशन तो विश्वविद्यालय में ले रखा था, पर उसका उद्देश्य प्रदेश की राजनीति तक पहुंचने का था और इसीलिए पढ़ाई के साथ ही उसने छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। निहारिका इतना तो समझ गई थी कि पढ़ाई संबंधी कामों में यह लड्डाच का भले काम ना आए, पर विश्वविद्यालय में एक पहचान बनाने के लिए इसका साथ अगर मिल जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। तय समय पर विश्वविद्यालय में चुनाव हुए, जिसमें राजवीर सिंह की भारी मतों से जीत हुई और अब वह कैंपस में जमकर नेतागिरी करने लगा। पर राजवीर सिंह के अंदर नेता के साथ साथ एक युवा का दिल भी धड़कता था और उस युवा दिल को निहारिका पहली ही नजर में अच्छी लग गई थी। निहारिका जैसी सीधी सादी और प्रतिभाशाली लड्डा जैसी ही जीवन संगिनी की कल्पना की थी राजवीर ने, और इसीलिए वह मौका देखते ही निहारिका के आगे पीछे डोलता रहता। अब निहारिका को ऑटो रिक्शा की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वह खुद ही अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी निहारिका के पास खड़ी कर उसे घर तक छोड़ जाने का आग्रह करता और निहारिका उसका विनम्र आग्रह टाल नहीं पाती। दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी। राजवीर सिंह का रुतबा विश्वविद्यालय में काफी बढ़ चुका था और निहारिका को भी यह अच्छा लगने लगा था कि एक लड़डच का, जो संपन्न भी है, सुंदर भी और विश्वविद्यालय में उसकी अच्छी खासी ढाक भी है, वह स्वयं उसके आगे पीछे रहता है। थोड़ा समय और बीता तो राजवीर ने निहारिका से अपने मन की बात कह डाली। देखो निहारिका, अब तक तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो। मेरे घर वालों से भी तुम मिल चुकी हो। मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, यहां तक कि मेरी पसंद नापसंद को भी तुम बखूबी जानती हो। और आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि तुम इनकार नहीं कर पाओगी। ये राजवीर का एक नया और अलग रूप था, जिससे निहारिका पहली बार परिचित हो रही थी। अपनी इस समस्या के लिए निहारिका ने इंटरनेट का सहारा लिया और पाया कि कुछ पुरुषों में पूर्ण देखने और वैसा ही करने की कुछ अधिक प्रवृत्ति होती है और यह बिल्कुल ही सहज है। निहारिका ने सोचा कि अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए अधिक उत्साहित है। थोड़ा समय बीतेगा तो वह मेरी भावनाओं को भी समझेगा। पर बेचारी निहारिका को क्या पता था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था। शादी के 5 महीने बीत चुके थे। निहारिका की छोटी बहन रिया अपने पापा आनंद रंजन के साथ निहारिका से मिलने आई थी। पापा आनंद रंजन तो अपनी बेटी निहारिका से मिलकर चले गए, पर रिया निहारिका के पास ही रुक गई थी। राजवीर सिंह ने निहारिका के पापा आनंद रंजन को बताया कि वे सब आगरा जाने का प्लान बना रहे हैं और इसमें रिया भी साथ रहेगी तो निहारिका को भी अच्छा लगेगा। निहारिका के पापा आनंद रंजन को कोई आपत्ति नहीं हुई। रिया के आने के बाद तो राजवीर के चेहरे पर चमक और भी बढ़ गई थी। बढ़ती भी क्यों नहीं, दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। अब तो दोनों में खूब चुहलबाजियां होती। अपने जीजा को छेड़ने का कोई भी मौका रिया अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। अपनी इस समस्या के लिए निहारिका ने इंटरनेट का सहारा लिया और पाया कि कुछ पुरुषों में पूर्ण देखने और वैसा ही करने की कुछ अधिक प्रवृत्ति होती है और यह बिल्कुल ही सहज है। निहारिका ने सोचा कि अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए अधिक उत्साहित है। थोड़ा समय बीतेगा तो वह मेरी भावनाओं को भी समझेगा।
पर बेचारी निहारिका को क्या पता था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था। शादी के 5 महीने बीत चुके थे। निहारिका की छोटी बहन रिया अपने पापा आनंद रंजन के साथ निहारिका से मिलने आई थी। पापा आनंद रंजन तो अपनी बेटी निहारिका से मिलकर चले गए, पर रिया निहारिका के पास ही रुक गई थी। राजवीर सिंह ने निहारिका के पापा आनंद रंजन को बताया कि वे सब आगरा जाने का प्लान बना रहे हैं और इसमें रिया भी साथ रहेगी तो निहारिका को भी अच्छा लगेगा। निहारिका के पापा आनंद रंजन को कोई आपत्ति नहीं हुई। रिया के आने के बाद तो राजवीर के चेहरे पर चमक और भी बरक गई थी। बरती भी क्यों नहीं, दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। अब तो दोनों में खूब चुहलबाजियां होती। अपने जीजा को छेड़ने का कोई भी मौका रिया अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। वैसे भी रिया को हमेशा से ही लड्डाकों के साथ उठना बैठना खाना पीना अच्छा लगता था और अब जीजा के रूप में उसे ये सब करने के लिए एक अच्छा साथी मिल गया था। एक रात की बात है, जब खाने के बाद रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली गई तो उसे याद आया कि उसके मोबाइल का पावर बैंक तो जीजाजी के कमरे में ही रह गया है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए वह अपना पावर बैंक लेने जीजाजी के कमरे के पास गई और दरवाजे के पास आकर अचानक ही ठिठक गई। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था और अंदर का नजारा देख रिया रोमांचित हुए बिना न रह सकी। कमरे में जीजाजी निहारिका के अधरों का पान कर रहे थे और निहारिका भी हल्के फुल्के प्रतिरोध के बाद उनका साथ दे रही थी और उनके हाथ जीजाजी के सिर के बालों में घूम रहे थे। किसी जोड़े को इस तरह प्रेमावस्था में लिप्त देखना रिया के लिए पहला अवसर था। युवावस्था में कदम रख चुकी रिया भी उत्तेजित हो उठी थी और ऐसा नजारा उसे अच्छा भी लग रहा था और मन में देख लिए जाने का डर भी था, इसलिए वह तुरंत ही अपने कमरे में लौट आई। कमरे में आकर रिया ने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार करवट बदलती थी, पर उसकी आंखों में दीदी और जीजाजी का आलिंगनबद्ध नजारा याद आ रहा था। मन ही मन वह अपनी शादी के लिए राजवीर सिंह जैसे गठीले बदन वाले बांके के ख्वाब देखने लगी। किसी तरह सुबह हुई तो सबसे पहले जीजाजी उसके कमरे में आए और चहकते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे रिया। ओह, अरे जीजाजी, आपको मेरा बर्थडे कैसे पता? जरूर निहारिका दीदी ने बताया होगा। अरे नहीं भाई, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़डिचकी का बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं? राजवीर की आंखों में शरारत तैर रही थी। ओह, तो आपने मुझसे पहले ही बाजी मार ली। रिया को हैप्पी बर्थडे विश करके निहारिका ने कहा। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुमसे ज्यादा हक है। मेरा आखिर जीजा हूं मैं, इसका हंसते हुए राजवीर बोला। कमरे में एक साथ तीनों के हंसने की आवाजें गूंजने लगी। शाम को एक बर्थडे होटल में केक काटकर रिया का जन्मदिन मनाया गया। बहुत बड़ी पार्टी दी थी राजवीर ने और राजनीतिक पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी इसी बहाने पार्टी में बुलाया था। रिया आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। कई बार रिया को राजवीर सिंह के साथ खड़ा देख लोगों ने उसे ही मिसेज राजवीर समझ लिया और जब जब कोई रिया को मिसेज राजवीर कहकर संबोधित करता तो एक शर्म की लाली उसके चेहरे पर दौड़ ढह जाती। राजवीर सिंह की शानो शौकत देखकर रिया सोचती कि निहारिका कितनी खुशकिस्मत है जो इसे बड्ढा और अमीर परिवार मिला। उसके मन में भी कहीं न कहीं राजवीर सिंह जैसा पति पाने की उम्मीद जग गई थी। ये लो, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। राजवीर सिंह ने एक सुनहरा पैकेट रिया की और बढ़ाते हुए कहा। ओह, ये क्या लैपटॉप? अरे वाह जीजू, मुझे लैपटॉप की सख्त जरूरत थी। आप सच में बहुत अच्छे हो। जीजू रिया खुशी से चहक उठी थी। राजवीर को पता था कि रिया को अपनी पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप चाहिए था, इसलिए आज उसके जन्मदिन पर उसे गिफ्ट देकर खुश कर दिया था। राजवीर ने रात को अपने कमरे में जाकर लैपटॉप ऑन करके रिया गेम्स खेलने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर लैपटॉप में पड़ी ही एक निहारिका नाम की फाइल पर पड़ी तो उत्सुकतावश रिया ने उसे खोला। वह एक ब्लू फिल्म थी जो अब लैपटॉप की स्क्रीन पर प्ले हो रही थी। पहले तो रिया को कुछ हैरानी हुई कि नए लैपटॉप में ये ब्लू फिल्म कैसे आई, पर युवा होने के नाते उसकी रुचि उस फिल्म में बढ़ती गई और फिल्म में आते जाते दृश्यों को देखकर वह भी उत्तेजित होने लगी। यही वह समय था
जब कोई उसके कमरे में आया और अपना हाथ रिया के सीने पर फिराने लगा था। रिया ने चौंक कर लैपटॉप बंद कर दिया और पीछे घूमकर देखा तो वह राजवीर था। वह वो जो जीजा जी। वह लैपटॉप ऑन करते ही फिल्म। अरे कोई बात नहीं, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम नहीं देखोगी तो कौन देखेगा वैसे। तुमने उस दिन मुझे और निहारिका को भी एक दूसरे को किस करते देख लिया था। राजवीर ने इतना कहकर रिया को अपनी मजबूत बाहों में जकदह लिया और उसके नरम होठों को चूसने लगा। जीजाजी को ऐसा करते रिया कोई विरोध न कर सकी थी, जैसे उसे भी राजवीर की इन बाहों में आने का इंतजार था। ये भी पढ़े। खाउडिया। रिश्वत लेना आखिर सही है या गलत। राजवीर रिया की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था, तो रिया भी उसके पैसे और शानो शौकत पर फिदा थी। दोनों की सांसों की गर्मी से कमरा दहक उठा था। राजवीर ने रिया के कपदढे उतारने शुरू कर दिए। रिया थोड़ा शर्माइस कुचाई पर सेक्स का नशा उस पर भी हावी हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे में समा गए और उस सुख को पाने के लिए यात्रा शुरू कर दी, जिसे लोग जन्नत का सुख कहते हैं। उस दिन जीजा Welche साली Frage ist दोनों denn के dieser Zug बीच für का die रिश्ता Berlin und wie तार-तार viel तोड़ ist दिया। doch nach Lange her? फिर तो दोनों Die के nächsten बीच की सारी Aufenthalte sind दीवारें Beijing, भी गिर Spelsing und in गई। Berlin. राजवीर का काफी समय घर में ही बीतता। जरूरी काम से भी वह बाहर जाने में कतराता था। घर पर जब भी मौका मिलता तो वह रिया को छूने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। और तो और दोनों सेक्स करने में भी नहीं चूकते थे। एक दोपहर जब निहारिका कुछ रसोई के काम निपटा रही थी, तभी राजवीर रिया के कमरे में घुस गया और रिया को बाहों में दबोच लिया। दोनों एक दूसरे में डूबकर सेक्स का मजा लेने लगे। अभी दोनों अधबीच में ही थे कि कमरे के खुले दरवाजे से निहारिका अंदर आ गई। अंदर का नजारा देख उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। दोनों को नंगा एक दूसरे में लिप्त देख पागल होने लगी थी। निहारिका। ओ राजवीर, ये क्या कर रहे हो मेरी बहन के साथ? अरे, जब मेरा पेट तुमसे नहीं भरा तो मेरी बहन पर मुंह मारने लगे। माना कि मैं तुम्हारी सारी मांगें पूरी नहीं कर पाती थी, पर तुम्हें कुछ तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था। और तुम रिया रिया की ओर घूमते हुए निहारिका बोली, बहन ही बहन की दुश्मन बन गई। तुमसे अपनी जवानी नहीं संभली जा रही थी तो मुझे बता दिया होता। मैं मम्मी पापा से कहकर तुम्हारी शादी करा देती। पर यह क्या, तुम्हें मेरा ही आदमी मिला था अपना मुंह काला करने के लिए? मैं अभी जाकर यह बात पापा को बताती हूं। कमरे के बाहर जाते हुए निहारिका फुफकार रही थी। राजवीर ने सोचा कि आज तो निहारिका पापा को यह बात बता ही देगी। अपने ही पिता की नजरों में वह गिर जाएगा। मैं कहता हूं, रुक जाओ निहारिका, रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा धाय। और अगले ही पल निहारिका के मुंह से एक चीख निकली और उसकी लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। अपनी जेब में राजवीर हमेशा ही एक रिवॉल्वर रखता था, पर किसे पता था कि वह उसे अपनी ही प्रेमिका और नईनवेली दुल्हन को जान से मारने के लिए इस्तेमाल कर देगा। यह देख रिया सकते में थी। अभी वह पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाई थी कि गोली की आवाज सुनते ही पापा मम्मी ऊपर कमरे में आ गए, साथ राजवीर, रिया और अब उसके मम्मी पापा पर अब तक बिना कहे ही कुछ कुछ कहानी उनकी समझ में आने लगी थी। निहारिका के मम्मी पापा को खबर की गई। अगले साल निहारिका के मम्मी पापा भी रोते हुए आए, पर यह बताने का साहस किसी में नहीं हुआ कि निहारिका को किसने मारा है। आनंद रंजन ने रोते हुए कहा, अच्छी खासी तो थी जब मैं मिलकर गया था उससे। अचानक से क्या हो गया और भला वह आत्महत्या क्यों करेगी? बोलो दामाद जी, बोलो रिया, तुम तो उसके साथ थे, वह अपने को क्यों मारेगी? आनंद रंजन बदहवास थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे पुलिस को बुलाना चाहते थे और मामले की जांच कराना चाहते थे। उनकी मंशा समझ राजवीर ने खुद ही पुलिस को फोन किया। आनंद रंजन को समझाते हुए राजवीर ने कहा, देखिए, जो होना था हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तह में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको यही लगता है कि हम निहारिका की हत्या के दोषी हैं, तो बेशक हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए और हमको जेल भेज दीजिए। पर आपको बता दे कि अगर हम जेल चले भी गए तो जेल के अंदर भी वैसे ही रहेंगे जैसे हम यहां रहते हैं। और अगर आप जेल नहीं भेजे हमको, तो आपकी छोटी बेटी की जिंदगी भी संवार देंगे, जलवे को जानते थे। पर हां, आनंद रंजन के नाते रिश्तेदारों और राजवीर के पड़े ढोसियों को
जबरदस्त हैरानी तब जरूर हुई जब 1 साल बाद ही आनंद रंजन ने रिया की शादी राजवीर से कर दी। निहारिका के बेडरूम पर अब रिया का अधिकार था और राजवीर की गाड़ी में रिया घूमती थी। इस तरह एक बहन ने दूसरी बहन के ही सुहाग को छीन लिया था। यह अलग बात थी कि जानते बूझते हुए भी अपनी बेटी को इंसाफ न दिला पाने का गम आनंद रंजन सहन न कर पाए और रिया की शादी राजवीर के साथ कर देने के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। रिया अब भी राजवीर के साथ ऐश कर रही थी।